हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फिजिकल एजुकेशन इंडिया। आज इस वीडियो में हम लोग अपने चैप्टर नंबर 7 का टॉपिक नंबर 3 जो है उसको पढ़ने वाले हैं। 1 और 2 हम कर चुके हैं, नंबर 3 यानी कि इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसको हम आज हम पढ़ेंगे। इसके पहले के जितने भी टॉपिक्स और चैप्टर्स हैं वो पहले से ही अपलोडेड हैं, डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक है, वहाँ से उनको पढ़ सकते हो। ये नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हो, इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही है। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसा कंटेंट आपको यहाँ पे मिलता रहेगा जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। चलो फटाफट बात करते हैं। इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम वाला वीडियो अपलोडेड है, आप उसको देख सकते हो। फंक्शन एफिशिएंसी क्या होती है? रेगुलर एक्सरसाइजेस हेल्प्स मेंटेन अ फंक्शनिंग एंड एफिशिएंसी ऑफ कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब कार्डियो रेस्पिरेटरी है क्या? कार्डियो से आपका मतलब है हार्ट, ठीक है, और रेस्पिरेटरी आपका लंग्स की बात यहाँ पे हो रही है, यानी कि आपका जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का इनटेक और आउट हम जो उसको करते हैं वो यहाँ पे आपकी बात हो रही है, ठीक है। तो आपका हार्ट और लंग्स कैसे मिलके आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है आपके ब्लड में, और फिर ब्लड ऑक्सीजन को लेके कैसे मसल्स को डिलीवर करता है, और फिर आप अपनी एक्टिविटी कर सकते हो। तो एक्सरसाइज का उन पे क्या असर पड़ता है, यानी कि जब हम एक्सरसाइजेस करते हैं, जिम में जाते हैं, कोई ट्रेनिंग करते हैं, स्पोर्ट खेलते हैं, फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, तो उनकी वजह से हमारा ये जो कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम है जो कि काम कर रहा है, उसके ऊपर क्या क्या असर पड़ते हैं, उनके बारे में हम यहाँ पे सब कुछ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो फटाफट देख लेते हैं। तो जो एज रिलेटेड डिक्लाइन होता है हमारे कार्डियोरेस्पिरेटरी सिस्टम में, जैसे कि हम बूढ़े होते हैं तो हमारा सांस लेने की जो एक क्षमता होती है वो कम होती है, तो उन सारी चीज़ों को भी बेटर करने में हेल्प करता है, यानी कि आप नॉर्मल भी सांस ले पाते हो और आप फिट रहते हो। ओवरऑल फिटनेस, इट इंप्रूव्स फंक्शनिंग ऑफ कार्डियोरेस्पिरेटरी एंड मस्कुलर सिस्टम्स, इंप्रूविंग ओवरऑल फिटनेस। तो मस्कुलर सिस्टम को और कार्डियोरेस्पिरेटरी सिस्टम दोनों को ही अच्छा करेगा, ठीक है। डिसीज प्रिवेंशन, रेगुलर एक्सरसाइजेस रिड्यूस रिस्क ऑफ कार्डियोरेस्पिरेटरी डिसीजेस। तो जो कार्डियोरेस्पिरेटरी डिसीजेस हमको हो सकते हैं उनसे भी हम बचते हैं अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं। तो ब्लड प्रेशर भी हमारा मेंटेन रहता है, बहुत ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर की कंडीशन में हम नहीं जाते हैं अगर हमारा ट्रेनिंग होती है हमारे हार्ट और लंग्स के ऊपर, तो ठीक है। चलो फटाफट इफेक्ट्स देख लेते हैं। इंक्रीज इन हार्ट साइज, तो अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो आपका जो हार्ट का साइज है वो बढ़ता है। और कौन सा एरिया बढ़ता है ये आपको पता होना चाहिए, अगर आप ये लिख दोगे तो बहुत अच्छा है। आपको पता है ये आपका राइट एट्रियम है, ठीक है, ये आपका राइट वेंट्रिकल है, ये आपका लेफ्ट एट्रियम है, और ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो हमेशा आपका जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो आपका यहाँ पे बढ़ता है। लेफ्ट वेंट्रिकल जिसका काम है ब्लड को, प्योरीफाइड ब्लड को एओर्टा के थ्रू या फिर आर्टरीज के थ्रू आपकी बॉडी में भेजना। तो ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल वाला पार्ट है इसका साइज हमेशा बढ़ता है, ताकि ये ज़्यादा ब्लड अपने अंदर यहाँ पे रख सके, और एक साथ बहुत ज़्यादा ब्लड जो है वो आपका, यानी कि आपकी जो स्ट्रोक वॉल्यूम है उसको यहाँ पे बढ़ाया जा सके, ठीक है। चलो तो ध्यान रखना, लेफ्ट वेंट्रिकल जो पार्ट होता है हार्ट का वो आपका इंक्रीज होता है। मेक इट स्ट्रॉन्गर एंड इंक्रीजिंग इट साइज, ठीक है। तो क्या करता है, एक्सरसाइज डेवलप करती है हार्ट को, उसको स्ट्रॉन्ग बनाती है और उसका साइज भी बढ़ाती है। दिस इंप्रूव्स इट्स पंपिंग कैपेसिटी, यानी कि स्ट्रोक वॉल्यूम। तो आपकी जो पंपिंग कैपेसिटी होती है, यानी कि आपका जब लेफ्ट वेंट्रिकल एक बीट में, जो आपका लबडब का साउंड होता है जो आपको सुनाई देता होगा, तो एक बीट में कैसे वो कितने ब्लड को वो अपने हार्ट से बॉडी में भेजता है, सिर्फ एक बीट में, एक सेकंड में नहीं, एक बीट में। तो फिर वो आपका स्ट्रोक वॉल्यूम कहलाता है। अलाउइंग इट टू पंप मोर ऑक्सीजन रिच ब्लड पर बीट, ठीक है। तो ये समझ गया होगा कि और ज्यादा ऑक्सीजन रिच ब्लड एक बीट में आपका बॉडी के अंदर जाता है। डिक्रीज इन कोलेस्ट्रॉल लेवल, कोलेस्ट्रॉल आपने जरूर वर्ड सुना होगा, ये तेल वगैरह के जो ऐड आते रहते हैं टीवी पे। तो कोलेस्ट्रॉल बेसिकली है क्या, एक तरह का आप समझ सकते हो कि एक बैड कंपोनेंट आप समझ सकते हो, कैसे बोलूं मैं, एक जंग टाइप का आप समझ सकते हो, जैसे लोहे पे लग जाता है आप देखते हो, तो वैसे ही एक जंग टाइप का ये है, और एक बैड कंपोनेंट है हमारे सिस्टम का, बॉडी सिस्टम का, जहाँ पे हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनके अंदर ये जमा हो जाता है, जिसकी वजह से हार्ट डिसीजेस की चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, यानी कि जो ब्लड होता है वो सही तरीके से फ्लो नहीं कर पाता, हमारी आर्टरीज जो होती हैं वो ब्लॉक होने लगती हैं, ठीक है। तो वो जनरली कोलेस्ट्रॉल लेवल की वजह से होता है। अब एक्सरसाइज करने की वजह से जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है ये भी आपका कम हो सकता है। कैसे? रेगुलर एक्सरसाइज लोअर्स लेवल्स ऑफ बैड कोलेस्ट्रॉल। तो जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है जिसको एलडीएल बोलते हैं, उसको ये हटाता है, और जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है एचडीएल, उसको ये बढ़ाने में मदद करता है। तो ध्यान रखना, बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है जिसको हम एलडीएल बोलेंगे, और गुड कोलेस्ट्रॉल जिसको एचडीएल बोलते हैं उसको ये बढ़ाने में हेल्प करता है, ठीक है। चलो, हार्ट रेट भी इंक्रीज करेगा, ये तो सिंपल सी चीज है, आपने देखा है कि जो एथलीट्स होते हैं उनका हार्ट रेट कितना हाई जाता है, 160 170 तक चला जाता है, जबकि नॉर्मल हार्ट बीट, हम लोग को स्कूल में तो पढ़ा जाता है कि 72 पर बीट्स पर मिनट होता है, पर ऐसा नहीं होता है। जनरली एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का 60 से 100 जा सकता है, डिपेंड करता है अलग अलग छोटी मोटी सिचुएशंस पे भी। रोड क्रॉस करो, डर लग रहा है, तो कभी कभी 85 90 भी चला जाता है, तो ये नॉर्मल रेंज होती है, इसमें कोई ऐसा खतरनाक बात नहीं है। तो 70 टू 80 आप समझ सकते हो ये नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का रहता है, फिर इससे भी कम आपका जाता है, ठीक है। तो ये हार्ट रेट बढ़ाने में भी मदद करता है अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो। अब मानो कि कोई नॉर्मल पर्सन है जो कि कोई स्पोर्ट वगैरह नहीं खेलता, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करता, उसके हार्ट को आदत नहीं है इतना तेज बीट करने की, तो कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे एंजाइटी फील होती है या फिर वो घबरा जाते हैं, तो वो फेंट कर जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। वहीं अगर एक स्पोर्ट्समैन है तो उनका नॉर्मल हार्ट बीट ही 160 170 रहता है खेलते टाइम, तो उनको इन सब चीज़ों की आदत होती है, और वो अपने हार्ट, जो हार्ट उनका ट्रेंड रहता है, तो इन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट कर पाता है।
नंबर ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्शंस पर मिनट इज कॉल्ड हार्ट रेट। तो हार्ट रेट हम किसको बोलते हैं, एक मिनट में जितने भी कॉन्ट्रैक्शन होंगे वो हार्ट रेट हो जाता है। 10 वीक ट्रेनिंग प्रोग्राम कैन रिड्यूस रेस्टिंग हार्ट रेट टू 72 बीट्स पर मिनट। तो ये थोड़ा सा डेटा गलत है, पर अब थोड़ा सा डेटा गलत है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 10 वीक ट्रेनिंग प्रोग्राम से रिड्यूस होता है, ये फ्लक्चुएट कर सकता है और एक अच्छे लेवल पे आपका पहुंच सकता है। हायर इंटेंसिटी ट्रेनिंग कैन फर्दर रिड्यूस रेस्टिंग हार्ट रेट। तो जो हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग होती है, जैसे कि आपका वेट लिफ्टिंग हो गया, पावर लिफ्टिंग हो गया, 100 मीटर हो गया, तो ये आपका रेस्टिंग हार्ट रेट को कम कर देता है। रेस्टिंग हार्ट रेट क्या होता है कि जब आप कोई भी एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, सिर्फ आप रेस्ट कर रहे हो, उस समय आपका हार्ट कितनी बार बीट कर रहा है एक मिनट में, वो आपका रेस्टिंग हार्ट रेट होता है। और ये बहुत कम होता है एथलीट्स के अंदर, अराउंड 40 से 50 बीट्स पर मिनट ये हो जाता है एक नॉर्मल अच्छे एथलीट का, अगर उसका हार्ट जो होता है वो हेल्दी होता है रेस्टिंग की कंडीशन में, यानी कि एक मिनट में वो सिर्फ 40 से 50 बार ही धड़केगा। ये कम भी हो सकता है अगर और अच्छा एथलीट हो तो, ठीक है। A proper and long term training program can decrease the resting heart rate। चलो इसकी हम बात कर चुके हैं। स्ट्रोक वॉल्यूम की बात कर लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ ब्लड पम्प्ड इनटू एओर्टा बाय लेफ्ट वेंट्रिकल पर बीट। तो जो लेफ्ट वेंट्रिकल हमने स्ट्रोक वॉल्यूम के ऊपर बात करी थी, देखो उसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर मैं बात करूं आपसे, तो कार्डियक आउटपुट जो होता है, यानी कि एक मिनट में हमारा हार्ट कितना ब्लड पंप करता है, वो होता है स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट, ठीक है। तो स्ट्रोक वॉल्यूम क्या हो गई कि लेफ्ट वेंट्रिकल एक कॉन्ट्रैक्शन में, हार्ट जब हमारा एक बार कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना ब्लड बाहर भेज रहा है, और इनटू हमारा हार्ट रेट, यानी कि एक मिनट में कितनी बार हमारा हार्ट रेट बीट करता है, ठीक है। जो हमारा हार्ट है वो बीट करता है, तो ये टोटल कहलाता है कार्डियक आउटपुट। तो वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप्ड इनटू एओर्टा बाय लेफ्ट वेंट्रिकल पर बीट, तो ये स्ट्रोक वॉल्यूम हो गया। ट्रेनिंग के साथ ये बढ़ता है। ट्रेन मेल एथलीट्स कैन हैव स्ट्रोक वॉल्यूम्स ऑफ 70 टू 90 ml पर बीट, यानी कि स्ट्रोक वॉल्यूम का क्या मतलब हो गया कि एक बीट में कितना ब्लड बाहर निकल रहा है, तो ये ट्रेन्ड एथलीट्स में 70 टू 90 ml पर बीट हो सकता है। तो अगर आप मान लो कि कोई एथलीट है जो कि 150 के हार्ट रेट पे काम कर रहा है और उसका स्ट्रोक वॉल्यूम मानो 80 ml है, तो ये हमारा टोटल कार्डियक आउटपुट हो जाएगा, यानी कि 150 बार एक मिनट के अंदर ये हो जाएगा। तो आप 18 टू 150 करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कितना लीटर्स ऑफ ब्लड है जो कि एक मिनट में हमारा प्यूरिफाई होकर हार्ट जो है वो पूरी बॉडी में भेज रहा है, जो कि बहुत ज्यादा कार्डियक आउटपुट जनरली बहुत ज्यादा हो सकता है। आप कुछ लोगों को यकीन भी नहीं होगा, नॉर्मल जो होता है हमारा हार्ट जो होता है वो 3 से 5 लीटर ब्लड जो होता है वो एक मिनट में पंप करता रहता है नॉर्मल कंडीशंस में। और जब हम स्पोर्ट्स की कंडीशन में जाते हैं तो यही जो पंपिंग होती है वो ये 20, 25, 30, 35 लीटर तक पर मिनट चली जाती है, यानी कि इतना ब्लड जो है वो हमारा हार्ट लगातार पंप कर रहा होता है, तो बहुत ज्यादा काम कर रहा होता है, इसलिए हार्ट को हेल्दी रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। द स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीजेज इन रिस्पॉन्स, just a minute, हाँ। The stroke volume increases in response to the intensity of exercise, more blood is pumped when required। तो जितना ज्यादा आपकी एक्सरसाइज की इंटेंसिटी ज्यादा रहेगी, उतना ज्यादा ब्लड जो है वो आपका पंप बॉडी करेगी, ठीक है। ब्लड फ्लो की बात कर लेते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज इंक्रीजेस ब्लड फ्लो टू मसल्स ड्यू टू इंक्रीज कैपिलरीज एंड लैक्टिक एसिड रिमूवल। तो जो रेगुलर एक्सरसाइज होता है ये हमारा ब्लड फ्लो बहुत अच्छा बढ़ा देता है मसल्स के अंदर, क्योंकि हमारी जो कैपिलरीज होती हैं जो कि ब्लड को ट्रैवल करने में मदद करती हैं, ये बढ़ जाती हैं, और लैक्टिक एसिड भी हमारा अच्छे से रिमूव होने लगता है। तो हमने ये मसल वाले पार्ट में पढ़ा था, तो वहां पे आप जरूर इसको देख लेना। मोर मेटाबॉलिक वेस्ट रिमूवल एंड बेटर न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन। तो जो मेटाबॉलिक वेस्ट होता है ये भी और बेहतर तरीके से निकल जाता है, और न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं अच्छी तरीके से हमारा जो बॉडी है वो, या फिर जो ब्लड है वो एब्जॉर्ब कर पाता है और फिर हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में पहुंचाता है। इंक्रीज ब्लड फ्लो कैन रिड्यूस ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर को भी आपका कम करने में मदद करता है, ठीक है। चलो कार्डियक आउटपुट की बात कर लेते हैं। कार्डियक आउटपुट हमने देखा था क्या था, कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट, ठीक है। चलो अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प्ड बाय हार्ट पर मिनट, एक मिनट में कितना ब्लड आपका हार्ट पंप कर रहा है वो आपका कार्डियक आउटपुट कहलाता है। हेल्दी हार्ट्स अचीव 20 टू 25 लीटर्स पर मिनट, अनट्रेन्ड इंडिविजुअल्स 40 टू 20 लीटर्स पर मिनट। तो ये स्पोर्ट्समैन की बात हो रही है, 20 से 25 लीटर अगर एक अच्छा ट्रेंड एथलीट है जो हेल्दी है तो इतना करेगा, और जो अनट्रेन्ड इंडिविजुअल्स हैं उनका 14 से 20 लीटर पर मिनट कर सकता है अगर आप कोई एक्टिविटी कर रहे हो तो। कार्डियक आउटपुट इंक्रीजेस विद एक्सरसाइज इंटेंसिटी। तो जैसे जैसे आप एक्सरसाइज की इंटेंसिटी बढ़ाओगे, ज्यादा वेट लोगे या ज्यादा तेज भागने लगोगे, तो कार्डियक आउटपुट भी आपका बढ़ता रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि आपकी स्ट्रोक वॉल्यूम भी इंक्रीज होती है और आपका हार्ट रेट भी इंक्रीज होता है। तो जब ये दोनों चीजें इंक्रीज हो रही है तो कार्डियक आउटपुट आपका ऑब्वियसली बात है बढ़ेगा, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। क्विक रिकवरी की बात कर लेते हैं। हेल्दी हार्ट्स रिकवर क्विकली फ्रॉम विग्रेस एक्सरसाइज। तो जितना ज्यादा आपका हार्ट हेल्दी रहेगा, यानी कि जितना ज्यादा वो ऑक्सीजन को अपने अंदर लेके आपके मसल्स तक जल्दी जल्दी पहुंचाएगा, आपका हार्ट रेट अच्छा रहेगा, आपका कार्डियक आउटपुट अच्छा रहेगा, तो जो लैक्टिक एसिड का अक्यूमुलेशन है वो भी आपका कम होगा और आपकी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स सही मात्रा में और सही टाइम पे मिलेंगे। ब्लड प्रेशर एंड हार्ट रेट नॉर्मलाइज फास्टर। जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है और हार्ट रेट होता है जो कि एक्सरसाइज की वजह से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, वो भी आपका नॉर्मल भी जल्दी होता है। फिर बात करते हैं ब्लड प्रेशर की। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर यानी कि ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज ड्यूरिंग एक्सरसाइज। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर ड्यूरिंग रिलैक्सेशन रिमेन्स अनचेंज्ड। रेस्टिंग यूजुअली रिमेन्स अनचेंज्ड ड्यूरिंग द एक्सरसाइज। अब देखो आप कभी भी नॉर्मल हार्ट रेट
पूछोगे किसी से या डॉक्टर के पास जाओगे तो वो हमेशा कंपेयर करते हैं 120/80 से। अब इसमें जो 120 ये क्या है, ये है आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर का मतलब हो गया कि जब आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये क्या होता है, ये आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। और जब आपका हार्ट रिलैक्स करता है, जब वो रिलैक्स कर रहा है और ब्लड अपने अंदर फिल कर रहा है वापस से कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, तो वो आपका 80 होता है। ठीक है, तो 120/80 होता है और इसमें लिखा है कि आपका जो ब्लड प्रेशर है ये इंक्रीज हो जाता है ड्यूरिंग एक्सरसाइजेस। तो आपका जो हार्ट है वो जल्दी जल्दी ब्लड को पंप करने लगता है, और आपका जो डायस्टोलिक है यानी कि रिलैक्सेशन वाला जो टाइम है ये अनचेंज रहता है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता है। ठीक है, रेस्टिंग यूजुअली रिमेन्स अनचेंज ड्यूरिंग द एक्सरसाइज। तो जो रेस्टिंग वाला पार्ट है हार्ट का वो चेंज नहीं होता, लेकिन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर यानी कि जो कॉन्ट्रैक्शन वाला पार्ट है वो चेंज होता है, यानी कि तेज हो जाता है जब भी आपको ज्यादा ब्लड की जरूरत या फिर एनर्जी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, डिक्रीज इन रेट ऑफ रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन क्या है, व्हेन अ बिगनर स्टार्ट्स एक्सरसाइजिंग द रेस्पिरेशन रेट इंक्रीजेस। रेस्पिरेशन नॉर्मल सांस लेना हमारा होता है, तो जब कोई बिगनर स्टार्ट करता है तो उसका जो रेस्पिरेशन रेट होता है वो इंक्रीज होता है। आपने देखा होगा किसी बच्चे को भगा दो तो वो बहुत तेजी तेजी से सांस लेने लगता है, लेकिन वहीं पे कोई ट्रेंड एथलीट होगा तो उसकी सांसें कंट्रोल में रहेंगे, वो आराम से उस चीज को कैरी फॉरवर्ड करके अपने नॉर्मल कंडीशन में आ जाए। ठीक है, लॉन्ग लंग वॉल्यूम, रेस्टिंग लंग वॉल्यूम। ठीक है, चलो इसको देख लेते हैं क्या है। रेस्टिंग लंग वॉल्यूम देख लेते हैं क्या है। नॉर्मल ब्रीथिंग एट रेस्ट causes the lung expansion and changes in air pressure, allows for rapid movement of oxygen and increased muscles, increasing total area for more gas exchange। देखो बहुत सिंपल सी चीज है, जब आप रेस्टिंग कंडीशन में हो तो आपका जो गैस का एक्सचेंज वाला पार्ट है वो एक नॉर्मल कंडीशन में चलेगा। अभी जैसे मैं नॉर्मल बैठा हुआ हूँ तो नॉर्मल होगा, लेकिन जैसे ही मैं जब एक्सरसाइज की कंडीशन में जाऊंगा या फिर मसल्स की मेरी डिमांड बढ़ेगी या फिर मेरी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा, तो मेरी जितनी भी मसल्स होंगी इस पूरे पोर्शन में जो कि हेल्प कर रही है एयर का इनटेक करने में और बाहर निकालने में, पूरे डिफ्यूजन प्रोसेस में, फिर वो एल्यूवलीज हो गए, लंग्स हो गए, कोई भी पार्ट हो गया, तो वो सारी मसल्स बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगी और बहुत तेज़ी से फिर ये जो पूरा प्रोसेस है वो चलने लगेगा। तो नॉर्मल कंडीशन में जब आपकी बॉडी रिलैक्स है तो ये प्रोसेस आराम से चलेगा, मसल्स एक्टिव नहीं है। लेकिन जैसे ही आपकी सारी मसल्स एक्टिव हो जाती हैं, क्योंकि आप ओवरऑल कोई एक्सरसाइज कर रहे हो, आपका बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो और तेजी मात्रा में और ज्यादा मात्रा में और तेजी से आपका ये पूरा प्रोसेस होने लगता है। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है। फिर है टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या होती है, द अमाउंट ऑफ एयर इनहेल्ड बाय अ पर्सन ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीथिंग। तो ये जितनी भी हम नॉर्मल ब्रीथिंग कर रहे हैं ये हमारी टाइडल वॉल्यूम है, और एवरेज होती है 500 मिलीलीटर फॉर हेल्दी एडल्ट। ठीक है, तो जो हेल्दी एडल्ट है वो एक बार में 500 ml एयर अपने अंदर इनहेल करता है। ड्यूरिंग एक्सरसाइज की बात करें तो ये टाइडल वॉल्यूम बढ़ जाती है 1500 से 2000 मिलीलीटर फॉर ऑर्डिनरी पीपल, और अप टू 2500 मिलीलीटर फॉर वेल ट्रेन्ड एथलीट्स। यानी कि जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो हमारी जो सांस लेने की क्षमता होती है ये इतनी ज्यादा बढ़ जाती है। हायर टाइडल वॉल्यूम मींस हायर रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म एंड इंक्रीज स्पीड ऑफ ऑक्सीजन वर्क। तो आप जितनी तेजी तेजी से सांस ले रहे हो, ऑब्वियस सी बात है भाई कि आपका मेटाबॉलिज्म भी उतनी तेजी से काम कर रहा है बॉडी के अंदर, और उतनी ही जल्दी जल्दी आप ऑक्सीजन भी अपनी बॉडी को और मसल्स को प्रोवाइड कर रहे हो। ठीक है, फिर है लंग डिफ्यूजन कैपेसिटी, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट कैन बी अब्सॉर्ब बाय द ब्लड ड्यूरिंग ट्रेनिंग। तो लंग डिफ्यूजन कैपेसिटी का क्या मतलब है, डिफ्यूजन का क्या मतलब है, किसी चीज से मिलना। तो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो हमारी ब्लड में अब्सॉर्ब हो रहा है ट्रेनिंग के दौरान, उसी को हम लंग डिफ्यूजन कैपेसिटी बोलेंगे। ट्रेन्ड एथलीट्स हैव 300% मोर डिफ्यूजन कैपेसिटी देन अनट्रेन्ड पीपल। तो जो ट्रेन्ड एथलीट्स होते हैं उनके अंदर 300% ज्यादा ये कैपेसिटी होती है ब्लड में ऑक्सीजन को घोलने की, ड्यू टू हायर लंग सरफेस एरिया एंड मोर कैपिलरीज लीडिंग टू हायर ब्लड सेल काउंट। तो हम ऊपर देख चुके हैं कि हमारा लंग सरफेस भी बढ़ जाता है और हमारी जो कैपिलरीज हैं वो भी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से एक ट्रेन्ड एथलीट ज्यादा लंग डिफ्यूजन कैपेसिटी अपने अंदर रखता है। ठीक है, फिर है पल्मोनरी वेंटिलेशन, अमाउंट ऑफ एयर पासिंग थ्रू लंग्स ईच मिनट, यानी कि टाइडल वॉल्यूम इनटू रेस्पिरेशन रेट। तो पल्मोनरी वेंटिलेशन क्या हो गया, टाइडल वॉल्यूम इनटू रेस्पिरेशन रेट। इट्स अराउंड 8 लीटर मिनट एट रेस्ट। ठीक है, तो 8 लीटर पर मिनट एट रेस्ट में हमारी पल्मोनरी वेंटिलेशन होता है। बोथ टाइडल वॉल्यूम एंड रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीजेस विद एक्सरसाइज, सो पल्मोनरी वेंटिलेशन भी इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। ये दोनों चीजें बढ़ती हैं, हमने ऊपर देखा था, तो उसी हिसाब से पल्मोनरी वेंटिलेशन भी आपका बढ़ जाएगा और ये इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। Pulmonary ventilation can reach 40 to 50 liters per minute for trained athletes and up to 100 लीटर पर मिनट फॉर वेल ट्रेन्ड एथलीट्स। तो ये इतना ज्यादा बढ़ सकता है। ठीक है, जो कि नंबर ये काफी ज्यादा है। चलो लास्ट के तीन देख लेते हैं। ऑक्सीजन अपटेक, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अब्सॉर्ब बाय द वर्किंग मसल्स फ्रॉम द ब्लड। तो ऑक्सीजन अपटेक आपका क्या हो गया, जो भी ऑक्सीजन आपका एब्जॉर्ब कर रहा है, जो वर्किंग मसल्स आपकी ब्लड से एब्जॉर्ब कर रही हैं ऑक्सीजन को, वो आपका ऑक्सीजन अपटेक कहलाएगा, और इसको हम VO2 भी बोल सकते हैं। ऑक्सीजन अपटेक इंक्रीजेस ड्यूरिंग एक्सरसाइज प्रोवाइडिंग मोर एनर्जी टू द बॉडी। तो ऑब्वियस सी बात है, ऑक्सीजन जितना ज्यादा मसल्स आपकी ले रही हैं तो ये आपको एनर्जी प्रोवाइड करने में भी मदद करेंगी। ठीक है, फिर आता है वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर मैक्सिमम एक्सहेलेशन। ये क्या है, रेसिडुअल एयर वॉल्यूम।
द वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर मैक्सिमम एक्सहेलेशन, यानी कि आप अगर पूरी ताकत से भी सांस छोड़ देते हो, अभी मैंने जितनी सांस छोड़ दी पूरी ताकत से, इसके बावजूद भी कुछ एयर जो है वो मेरी लंग्स के अंदर रह जाएगी, तो वही कहलाएगी रेसिडुअल एयर वॉल्यूम। रेगुलर एक्सरसाइज इंक्रीजेस रेसिडुअल एयर वॉल्यूम ड्यू टू इंक्रीज लंग इलास्टिसिटी। अब जो हमारी लंग्स होती हैं उसके अंदर जो इलास्टिसिटी होती है, जो लचीलापन होता है वो बढ़ जाता है। इसकी वजह से जो एक्सरसाइज लोग करते हैं उनके अंदर ज्यादा रेसिडुअल एयर वॉल्यूम रह जाती है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं वाइटल एयर कैपेसिटी की। तो ये क्या है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कंबाइंड, इन दोनों चीज का कॉम्बिनेशन है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सेल आफ्टर मैक्सिमम इनहेलेशन, तो जितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एक्सहेल कर सकते हो मैक्सिमम इनहेलेशन के बाद, वो आपका वाइटल एयर कैपेसिटी होता है। यानी कि ये क्या है, योगा कर दिया मैंने, ये है वाइटल एयर कैपेसिटी की जितना मैक्सिमम आप इनहेल कर सकते हो और कितना मैक्सिमम आप एक्सहेल कर सकते हो, ये आपकी वाइटल एयर कैपेसिटी कहलाएगी। ठीक है, वाइटल एयर कैपेसिटी कैन इंक्रीज विद रेगुलर एक्सरसाइज। 3500 से 4500 ये आपकी नॉर्मल एडल्ट्स के अंदर हो सकती है। ठीक है, तो देखो ये टोटल 16 पॉइंट्स हैं। अगर आपसे पेपर में पूछा जाता है कि आप भाई कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम पे एक्सरसाइज के क्या इफेक्ट्स होते हैं उनके बारे में लिखो, तो ये 16 के 16 पॉइंट्स तो अगर आप नहीं भी लिख पाते हो, तो इसमें से जितने भी आपको याद हो पाए आप उनको याद करो। और अगर सारे याद हो जाते हैं तो बहुत अच्छा। मैंने आपको पहले ही बोला है कि एग्जाम में पॉइंट्स लिखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप पॉइंट लिख के उसको हाईलाइट कर देते हो तो टीचर सिर्फ उस पॉइंट्स को ही पढ़ पढ़ के समझ जाएगा कि भाई आपको बहुत चीज़ें आती हैं। फिर आप थोड़ा थोड़ा उनको एक्सप्लेन भी कर दोगे तो टीचर समझ जाएगा कि सिर्फ पॉइंट पढ़ के कि भाई इसको आता है, इसने साफ सुथरा इतने सारे पॉइंट्स लिखे हैं, तो इसको नॉलेज है, और फिर वो आपको अच्छे मार्क्स वहाँ पे देंगे। इंस्टेड कि आप सिर्फ 4 पॉइंट लिख दो और उनमें कहानी लिख दो, तो इसमें इतना अच्छा काम नहीं होगा, बल्कि आप 15 पॉइंट लिखो और उनमें दो दो लाइन लिखोगे तो वो ज़्यादा इफेक्टिव आपके लिए पड़ेगा। पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स के अंदर। ठीक है, ये हिंदी में भी आप इसको यहाँ से पढ़ सकते हो। कोई भी आपका फीडबैक हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगली वीडियो जल्दी आएगी, अपना ध्यान रखो।